नमस्ते। मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं समावेशी शिक्षा के विषय को फिर से बताते हुए आगे बढ़ती हूँ। समावेशी शिक्षा जो है सामान्य रूप से उस शिक्षण व्यवस्था से संबंधित है जो समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है जिसमें सामान्य छात्र एवं निःशक्त छात्र एक ही कक्ष में एक दूसरे को सम्मिलित करके अध्ययन करते हैं। फिर इस व्यवस्था में सभी प्रकार के निःशक्त छात्र एक साथ मिलकर सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे एक ओर अक्षम छात्र को अपनी अक्षमता के प्रति हीन भावना का बोध नहीं होता, क्योंकि वे सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहाँ दूसरी ओर सामान्य छात्रों में यह बोध होता है कि उनको निःशक्त एवं अक्षम छात्रों की सहायता करनी चाहिए। इसके साथ साथ इस शिक्षा व्यवस्था में अधिगमकर्ता, अभिभावक, समुदाय, शिक्षक एवं प्रशासकों को सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार समावेशित शिक्षा का स्वरूप समन्वय एवं सर्वाधिक व्यवहार प्रयोग पर आधारित है। इसमें छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो मैं पिछली कक्षा में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र विस्तार के बारे में आप लोगों को बता रही थी। अब पिछली कक्षा में मैं जो क्षेत्र के बारे में बताई हूँ उस क्षेत्र को कि पाठ्यचर्या में समावेशन, जो पहला क्षेत्र था, पाठ्यचर्या में समावेशन, इंक्लूशन इन सिलेबस को मैं बताई हूँ कि किस प्रकार से कक्षा पाठ पढ़ाने से पहले प्रकरण तैयार करना है। फिर समय प्रबंधन में समावेशन में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इंक्लूशन इन टाइम मैनेजमेंट में किस प्रकार शिक्षक को सारणी को मानक रूप से दृढ़ता से पालन करना चाहिए। फिर अधिगम गतिविधियों में समावेशन में बताई हूँ आप लोगों को कि अधिगम सफलता गतिविधि के प्रबंधन पर निर्भर करता है। ये मैं बताई हूँ आप लोगों को। फिर बताई हूँ कि विद्यालयी संसाधनों में समावेशन, यानी विद्यालय में जो संसाधन होते हैं उसका प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा सकता है और शिक्षक के सहयोग से ही यह संसाधनों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है और इससे संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। फिर मैं बताई हूँ आप लोगों को कि सामुदायिक संसाधनों में समावेशन, इंक्लूशन इन कम्युनिटी रिसोर्सेस, बताई हूँ कि आप लोगों को कि समावेशन प्रक्रिया में शिक्षकों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह समुदाय में उपलब्ध संसाधनों को क्रमबद्ध एवं प्रतिबंधित रूप में प्रयोग कर सके, जिससे एक और समुदाय के सभी संसाधनों का उपयोग सर्वोत्तम रूप से हो सके तथा समावेशी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया सफल रूप में संपन्न हो सके।
फिर मैं आप लोगों को बताई हूँ पिछली कक्षा में कि स्थानीय संसाधनों में समावेशन मतलब कि समावेशित अधिगम में प्रक्रिया में समावेशित अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक से स्थानीय संसाधनों की प्रबंधन की अपेक्षा भी की जा सकती है। कहने का तात्पर्य है कि छात्रों को स्थानीय जगहों का भ्रमण कराया जाना चाहिए ताकि छात्र स्थानीय जगहों का भ्रमण करने के साथ जानेंगे कि किस प्रकार से छात्रों के लिए स्थानीय क्षेत्रों का भ्रमण करने से लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताई हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताई हूँ कि शिक्षण नीतियों में समावेशन, इंक्लूशन इन टीचिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो समावेशित अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा अनेक गतिविधियों के साथ साथ विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है। इन रणनीतियों के सर्वोत्तम प्रयोग के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जिससे एक कुशल शिक्षक द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि कब, कहाँ और कैसे किस शिक्षण रणनीतियों के प्रयोग की आवश्यकता है और इसमें हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। फिर आप लोगों को बताई हूँ कि सहभागिता में समावेशन, इंक्लूशन इन पार्टिसिपेशन। समावेशित अधिगम के अंतर्गत इसमें मैं आप लोगों को बताई हूँ कि सहभागिता का प्रबंधन एक मुख्य तत्व है। जब तक छात्र एवं समुदाय की सहभागिता समावेशित अधिगम में प्राप्त नहीं की जा सकती है, तब तक समावेशित अधिगम की सफलता असंभव है। इसलिए शिक्षक को उन सभी क्रियाओं एवं उपयोग को करना चाहिए जिससे विशेष आवश्यकता वाले छात्र पूर्णतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्न हो सके। ये सारा पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके बाद में मैं शुरू करती हूँ कि समावेशी शिक्षक के क्षेत्र में शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांतों में समावेश। शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांतों में समावेशन, इंक्लूशन इन टीचिंग मैक्सिम एंड प्रिंसिपल। इसमें है कि समावेशित अधिगम शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण सिद्धांतों को व्यापक रूप से प्रयोग होता है। इसलिए एक शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करके करते समय समावेशी बालकों का ध्यान रखे। मतलब कि जो समावेशी बालक होते हैं उसका ध्यान रखे, सामान्य बालक का केवल नहीं बल्कि समावेशी बालकों का भी ध्यान रखें। इससे एक और शिक्षण सिद्धांतों एवं शिक्षण सूत्रों
के लाभ शिक्षक एवं छात्रों दोनों को ही प्राप्त होंगे। वहीं दूसरी ओर समावेशित अधिगम की सफलता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। समावेशित अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सूत्र में एवं शिक्षण सिद्धांतों का प्रबंधन करते समय बहुत सी बातों पर ध्यान रखा जाता है। इसमें कहा गया है कि समावेशित अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण सिद्धांतों का प्रबंधन करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया है। जैसे समावेशी अधिगम के प्रबंधन में सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार समाकलित अधिगम के उद्देश्य को सरलता से प्राप्त किया जा सके। फिर है समावेशित अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण बाल केंद्रित बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब छोटे बच्चे के अनुसार जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसके अनुसार में अधिगम की प्रक्रिया में पूर्णतः बाल केंद्रित बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी छात्रों की रुचि विकसित हो तथा शिक्षण सिद्धांतों को किया जा सके। तो इस प्रकार से शिक्षण सिद्धांतों को देने के बाद में जैसे विशेष आवश्यकता वाले छात्र पूर्णतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लग्न हो सके। ये सारा पॉइंट मैं आप लोगों को बताई हूँ। अब मैं आप लोगों को शिक्षण प्राप्त होंगे करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया है। जैसे समावेशी अधिगम के प्रबंधन में सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार समाकलित किया अधिगम के उद्देश्य को सरलता से प्राप्त किया जा सके। फिर है समावेशित अधिगम की प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाने के बाद में प्रयास किया जाना चाहिए एवं सिद्धांतों के बारे में बताना चाहिए। समावेशी अधिगम प्रक्रिया में रुचि एवं क्रियाशीलता के सिद्धांतों का भी अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि रुचि के अभाव एवं स्तर के चुनाव की समाकलन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। ठीक है, तो शिक्षण सूत्र और सिद्धांतों में शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांतों के समावेशन में यह कार्य किया जाना चाहिए। अगला क्षेत्र की मैं चर्चा करूंगी कि मूल्यांकन प्रक्रिया में समावेशन इंक्लूशन इन एवेल्युएशन प्रोसेस। मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारे इसके सोपान का अनुकरण करना पड़ता है। जैसे कि समावेशित अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन भी विशिष्ट रूप से होना चाहिए। यदि कोई शिक्षक मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण विशिष्ट रूप में नहीं करता
तो वह विशिष्ट छात्रों के स्तर का सही ज्ञान नहीं कर पाता है। यानी मूल्यांकन सही तरीके से नहीं कर पाने से वह विशिष्ट छात्र का योग्यता स्तर कितना है इसका वो ध्यान नहीं रख पाता और स्तर की जानकारी ज्ञान प्राप्त नहीं रख पाता है। ठीक है, ना ही वह समावेशित अधिगम में प्रभावी बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए शिक्षण अधिगम को बहुत सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि मूल्यांकन प्रक्रिया। मूल्यांकन प्रक्रिया में सदैव छात्रों के स्तर का ध्यान करते हुए स्वाभाविक रूप से अधिगम का मूल्यांकन करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्रों का मूल्यांकन भी हो जाए तथा उनके मन में परीक्षा एवं मूल्यांकन के प्रति किसी भी प्रकार का, जिससे छात्रों का मूल्यांकन भी हो जाए तथा उसके मन में परीक्षा एवं मूल्यांकन के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न ना हो। फिर है मूल्यांकन प्रक्रिया सतत एवं व्यापक रूप से संपन्न होनी चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया सतत एवं व्यापक रूप से संपन्न होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक गतिविधि के बाद प्रश्न पूछकर या चर्चा करके छात्रों को अधिगम स्तर को ज्ञान, मतलब कि मूल्यांकन प्रक्रिया सतत एवं व्यापक रूप से होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक गतिविधि में के बाद, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, प्रत्येक गतिविधि के बाद में चर्चा करके छात्रों के अधिगम स्तर को ज्ञात कर लेना चाहिए। फिर है मूल्यांकन प्रक्रिया में छात्रों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करना चाहिए। किसी एक पक्ष के मूल्यांकन से समावेशी अधिगम, किसी एक पक्ष के मूल्यांकन से समावेशी अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करना संभव नहीं होता। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि छात्रों का मूल्यांकन सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से होना चाहिए। मूल्यांकन विधियों एवं प्रविधियों का निर्धारण करते समय यह ध्यान देना चाहिए। मूल्यांकन प्रविधियों का निर्धारण करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि विद्यालयों में इन विधियों से संबंधित संसाधन उपलब्ध है या नहीं। जिस चीज का मूल्यांकन किया जा रहा है और जिन विधियों के द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है, तो इन विधियों का मूल्यांकन करते समय में या विधियों से संबंधित संसाधन उपलब्ध है या नहीं। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं होती। फिर है मूल्यांकन प्रक्रिया उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण। मूल्यांकन प्रक्रिया में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए इस प्रक्रिया में। जिससे क्या होता है, निम्न स्तर के जो छात्र होते हैं विभिन्न प्रयासों के माध्यम से, निम्न स्तर जो होते हैं, निःशक्त बच्चे जो होते हैं, उसको अधिगम स्तर के छात्रों विभिन्न प्रयासों के माध्यम से उच्च स्तरीय अधिगम वाले छात्रों के रूप में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए अधिगम समावेशी शिक्षा के क्षेत्र, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र। ठीक है, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से बता रही हूँ
कि विशिष्ट शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से होता है, विशिष्ट शिक्षा का आशय उन शिक्षा व्यवस्था से होता है जो छात्र विशेष को शिक्षा व्यवस्था से होता है जो कि छात्र विशेष को उसकी शारीरिक असामान्यता के अनुरूप प्रदान की जाती है। ठीक है। विशिष्ट शिक्षा किसी एक व्यक्ति अथवा छात्र के लिए नहीं होती, बल्कि सभी छात्रों के लिए भी होती है जो सामान्य वातावरण में कार्य नहीं कर पाते हैं। इनमें से कुछ शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, निःशक्त होते हैं एवं उच्च प्रतिभाशाली छात्र होते हैं तथा अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं। इसलिए सभी स्थितियों में छात्र को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सामान्य वातावरण में सामान्य स्तर के छात्र के कार्य कर पाते हैं। सामान्य स्तर के छात्र कार्य कर पाते हैं। सामान्य स्तर अधिक एवं कम योग्यता वाले तथा सामान्य से भिन्न छात्रों के लिए विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के विस्तार में आप लोगों को हम बताए हैं कि किस प्रकार से निःशक्त बच्चे जो होते हैं वे काफ़ी विशिष्ट होते हैं। उनमें बहुत सारी क्षमताएं छुपी रहती हैं, लेकिन मानसिक और शारीरिक दुर्बलताओं के कारण ये बच्चे निःशक्त हो जाते हैं। उनमें बहुत सारी कमियां हो जाती है, जिस वजह से वे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसको बहुत सारे परिभाषाओं से इसको क्षेत्र के विस्तार के रूप में कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षा का आशय उस शिक्षा से है जो सामान्य स्तर के छात्र से अधिक मानसिक स्तर एवं निम्न मानसिक स्तर के छात्रों को प्रदान की जाती है। इसका स्वरूप छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप होता है। विशिष्ट शिक्षा उन सभी छात्रों को प्रदान की जाती है की जाने वाली शिक्षा है जो निश्चित वातावरण में उचित कार्य उचित कार्य नहीं कर पाते। इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम एवं निःशक्त दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। तो विशिष्ट शिक्षा का विस्तार बहुत प्रकार से, विशिष्ट शिक्षा का प्रसार बहुत प्रकार से पाया जाता है। जैसे मान लीजिएगा कि वर्तमान समय में अभी जो चल रहा है, अभी जो वर्तमान समय जिस प्रकार का चल रहा है, तो इस समय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान समय में विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र प्राचीन काल की तुलना में अधिक व्यापक हो गया है। विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र प्राचीन काल की तुलना में अधिक व्यापक हो गया है। आज की शिक्षा का उद्देश्य सामान्य से भिन्न छात्रों का सर्वांगीण विकास है। आज की शिक्षा में का उद्देश्य है सामान्य से भिन्न छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। छात्र को इस स्थिति में उसकी क्षमता एवं उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना तथा विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आता है। वर्तमान में प्रतिभाशाली बालकों में तथा शारीरिक अक्षमता से युक्त बालकों के लिए शिक्षा संबंधी क्रियाकलाप इसके अंतर्गत आती हैं। विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र सभी अध्ययन विषयों से संबंधित है। उदाहरण दे करके हम बताते हैं
जैसे कुछ छात्रों की बुद्धि उपलब्धि सामान्य छात्र से कम है। जैसे कुछ छात्र की बुद्धि उपलब्धि सामान्य छात्र से कम है तथा वे छात्र कक्षा में, जैसे जो कक्षा 8 के छात्र हैं, ऐसे छात्रों के लिए विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल एवं इतिहास आदि सभी के लिए पृथक पाठ्यक्रम तैयार करना होगा। दूसरी ओर कुछ छात्रों की बुद्धि उपलब्धि सामान्य से अधिक है। जिसकी बुद्धि सामान्य से अधिक है, इस प्रकार के छात्रों के लिए सभी विषयों का पाठ्यक्रम विशिष्ट रूप से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये छात्र सामान्य से एवं निम्न स्तर के छात्रों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। यानी दोनों अलग अलग बातें हो गई, ठीक है, नहीं कर पाते हैं, छात्र समायोजन नहीं कर पाते हैं। इससे क्या होता है? इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन शिक्षण विधियों का अनुसंधान, विभिन्न प्रकार की अनुसंधान शिक्षण सामग्रियों का निर्माण, छात्रों की योग्यताओं को मापने के लिए परीक्षण का निर्माण, समायोजन, सामाजिक समायोजन, योग्यता का छात्रों में विकास करना तथा छात्रों में सर्वांगीण विकास से संबंधित अन्य साधन आदि सभी विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री का उदय, विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री का उदय जिसमें है कि आप लोगों को बता रहे हैं कि पाठ्यक्रम विकास मनोविज्ञान परीक्षणों में का मुख्यतः श्रेय जाता है विशिष्ट शिक्षा को ही जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। भारत में भी विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। भारत में विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। भारतीय परिस्थितियों में विशिष्ट शिक्षा को व्यापकता के रूप में प्रयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विशिष्ट हैं, निःशक्त हैं। इसलिए भारत को विशिष्ट शिक्षा का व्यापकता का प्रयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि क्षेत्र अभी भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी स्थितियों की, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक स्थिति और समस्याएं होती हैं, और इस प्रकार से जो समस्याएं होती हैं बहुत सारे देश विदेश में, भारत में समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में ही केवल विशिष्ट बच्चे हैं, विदेशों में भी होते हैं। तो इस प्रकार के विशिष्ट बच्चे जो होते हैं, जो उनके लिए प्रत्येक देश में जो संस्थाएं होती हैं, जो शिक्षण क्षेत्र होते हैं, जो विद्यालय होते हैं, ठीक है। हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, ठीक है, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। विश्व मतलब आप लोग समझ रहे हैं, पूरे देश, पूरे विश्व में लोकतंत्र है। इसलिए यहाँ सरकारों को, संपूर्ण नागरिकों, इसलिए यहाँ की सरकारों को, संपूर्ण नागरिकों को, यहाँ की सरकारों और संपूर्ण नागरिकों को के साथ में देखा जाता है कि छात्रों में को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाती है, छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है और उन्हें उनके मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाता है। ध्यानाभाव के कारण भारत में विशेष शिक्षा का क्षेत्र पूर्णतः व्यापक नहीं हो पाया है। फिर भी वर्तमान समय में बहुत सारे व्यापक किया गया है। जैसे मान लीजिए कि वर्तमान समय में जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जैसे कैसे होते हैं, 1 से 5 वाले बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय के होते हैं, जिसे उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की गई है।
जिससे बालकों को अपनी विषयगत निर्बलताओं को दूर करने का अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है। फिर है कि जब यह निर्बलताओं को दूर किया जाता है तब देखा जाता है कि शिक्षकों को विशेष रूप से सेवारत परीक्षण प्रदान किया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है। शिक्षक जो होते हैं, ऐसे विद्यालय में जो बच्चे होते हैं, उसके विषयगत निर्बलताओं को दूर करने के लिए शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाता है। बिना प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती नहीं होती है। शिक्षकों को विशेष रूप से सेवा प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि ताकि वह विशिष्ट बच्चों को पहचान सके और उसकी शिक्षण व्यवस्था कर सके। विशिष्ट प्रकार के समितियों का निर्माण किया जा रहा है। समितियों का निर्माण किया जाता है जो विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिसका लाभ छात्रों को मिलता है। ठीक है। तो छात्रों को विद्यालय में सामान्य परीक्षण, छात्रों को या जो विशिष्ट क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं, इसका लाभ छात्रों को मिलता है। छात्रों को विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। जैसे जो बच्चे निःशक्त होते हैं, किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं, उन बच्चों के लिए उठने बैठने, चलने फिरने, अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वे सभी बच्चों के लिए निरीक्षण परीक्षण की सुविधाएं विद्यालय में होती है। विद्यालय के लिए एक चिकित्सक की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। और ताकि उन बच्चों को उस मानक रूप से उस बच्चे का चिकित्सक किया जा सके। भारत में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं संगठित किए जा रहे हैं और किए भी जा रहे हैं, जो विशेष शिक्षा के उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं। इससे छात्रों को विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने में सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है। NCERT के द्वारा भी इस प्रकार के निःशक्त और विशिष्ट बालकों की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों का स्वरूप निश्चित किया गया है। इस प्रकार से यह संस्था भी विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रम में योगदान देती है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का विशिष्टीकरण योजना अपनाई जा रही है। तो बच्चों, इस प्रकार से सरकार द्वारा बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा योजना अपनाई जा रही है। तो इस योजना के अंतर्गत देखा जाता है कि आप लोगों को कि इस योजना के अंतर्गत भारत में विशिष्ट शिक्षा एक शिक्षा के क्षेत्र में, संस्थान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है। तो उसके बाद इस विशिष्ट शिक्षा को लेकर के यदि हम बात आगे करें तो विशिष्ट बच्चों को लेकर के आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे कि उसे किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। उन बच्चों के लिए सामान्य शिक्षाएं दी जाती है, लेकिन उस शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। आप लोगों को ये मैं बता चुकी हूँ। सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा उन बच्चों को लेकर दी जाती है, और इस शिक्षा के उद्देश्य को लेकर के मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। समावेशी शिक्षा योजना को वर्तमान में व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत उन सभी उद्देश्यों को समाहित किया गया है, जो विशेष प्रकार के बालकों के लिए समावेशित किया गया है, जो विशेष प्रकार के बालकों को शिक्षा के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अतः समावेशित शिक्षा का जो उद्देश्य है
उसको हम लोग कुछ इस तरह से जानेंगे। जैसे सबसे पहला है समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अक्षमता से युक्त बालकों के लिए शैक्षिक वातावरण प्रदान करना। समावेशी शिक्षा में का प्रमुख उद्देश्य है अक्षमता से युक्त बालकों के लिए शैक्षिक वातावरण तैयार करना, ठीक है, जिससे कि प्रत्येक शिक्षक अपने अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके, जिससे कि प्रत्येक शिक्षक अपने अधिगम प्रक्रिया में भाग ले सकें। जितने बच्चे होते हैं जो अक्षम होते हैं उसके लिए शैक्षिक वातावरण इस प्रकार से हो, जैसे कक्ष का वातावरण हो, कक्षा के बाहर का वातावरण, जिस जगह पर उस बच्चे को पढ़ाया जाता है, उस बच्चे को सिखाया जाता है, उस बच्चे को अधिगम कराया जाता है, उस जगह की कक्षा का वातावरण काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बालकों में निहित विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का विकास करना। जो बच्चे होते हैं वे जो अक्षम होते हैं, वे जो अक्षम होते हैं, ठीक है, जो बहुत छोटे होते हैं, अनिशक्त बच्चे होते हैं, उन सभी अक्षम और अनिशक्त बच्चों को विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का विकास करना। अक्षम बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी कराई जाती है, उनके प्रतिभा को निखारा जाता है, उसके अंतर गुणों को बाहर लाया जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं बच्चों में छिपी रहती हैं। वे बच्चे जो चाहिए कि वे किसी कक्ष में प्रतियोगिताओं में बोलने की क्षमता का विकास होना चाहिए, बोलने की क्षमता, करने की क्षमता का विकास होना चाहिए। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उसे मोटिवेट किया जाना चाहिए, प्रेरणा दी जानी चाहिए। उन बच्चों के लिए आवश्यकताएं होती हैं और उन बच्चों में कौन कौन सी भावनाएं छिपी हुई हैं, प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उसको उसके व्यवहार में प्रस्तुत करना, ताकि वह अपने को सामान्य बच्चों के समान में आके, ठीक है। इन प्रतिभाओं का विकास हेतु समावेशी शिक्षा के लिए उचित मार्गदर्शन करना, ठीक है, मार्गदर्शन करना भी किया जाता है। फिर समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में होने वाली बाधाओं का निराकरण करना। जो बाधाएं होती हैं, जो सीखने के समय जो बाधाएं होती है, बाधाएं कौन सी होती हैं? जो इन बच्चों में सीखने के संबंध में जो बाधाएं होती हैं, इन बच्चों में जो बाधाएं पाई जाती हैं, इन बाधाओं का निराकरण करना, ठीक है। इन सभी, जैसे मान लीजिए कि शिक्षक होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, एवं समुदाय से संबंधित होते हैं, ये सभी बाधाएं होती हैं। ये बाधाएं जो समुदाय से सम्मिलित होती है। फिर समावेशी शिक्षा में इन समस्याओं का समाधान करना अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में यदि समस्याएं होंगी तो पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा है, वह कितना सरल है, कितना जटिल है, ठीक है। तो छात्रों उसमें भाग नहीं ले पाते हैं, कक्षा में ध्यान दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। ये सभी बच्चे के लिए बाधाएं हैं, सीखने से संबंधित बाधाएं होती हैं, ठीक है। तो फिर है समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम में सुधार करना। इसका प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम में सुधार करना, क्योंकि इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि पाठ्यक्रम के द्वारा सामान्य एवं अक्षमता से ग्रसित बालकों पाठ्यक्रम के द्वारा सामान्य एवं
अक्षमता से ग्रसित बालकों को की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए सरकारी तंत्र, सामुदायिक तंत्र एवं गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाता है। इसके लिए सरकारी तंत्र, सामुदायिक तंत्र एवं गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से भी जैसे प्रशिक्षित किया जाता है और किया जा सके, और प्रशिक्षित करने का उद्देश्य होता है ताकि वो बच्चों की औचक निरीक्षण और जांच अच्छी तरह से कर सके। ठीक है, अक्षमता से युक्त बालकों का व्यवहार किस प्रकार का होता है तथा उनका शिक्षण करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो अक्षम और निःशक्त बालक होते हैं वे बहुत जल्दी निरस हो जाते हैं। उसका ध्यान अलग ओर हो जाता है। दूसरी ओर वे चिड़चिड़े भी हो जाते हैं यदि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए उन बच्चों के गतिविधियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह किन किन बातों पर होना चाहिए। इस प्रकार समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सम्मिलित शिक्षा के अनुरूप इस प्रकार होना चाहिए, जिससे समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि बच्चे अच्छी तरह से अधिगम प्राप्त कर सकें। फिर है मूल्यांकन प्रक्रिया में विशेष रूप से इस प्रक्रिया की विशेष रूप यह ध्यान दिया जाता है कि जब छात्रों का मूल्यांकन किया जाए, अक्षम छात्र की भावनाओं को, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो निःशक्त छात्र होते हैं कि भावनाओं का मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किसी प्रकार की को ठेस उनकी भावना को ना पहुँचे, क्योंकि एक बार अक्षमता से युक्त बालक का मन यदि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से हट जाए तो वह फिर उसे पुनः केंद्रित करने में कठिनाई होती है और होगी, क्योंकि बच्चों का मन पढ़ाई से हट जाए तो दोबारा उस बच्चे को पढ़ाई की ओर संलग्न करना, खींचना कठिन हो जाता है। बच्चे निरस हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे अपने को निरस मानते हैं। अतः मूल्यांकन प्रक्रिया मित्रतापूर्ण एवं सकारात्मक होनी चाहिए। फिर है समावेशी शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य। समावेशी शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना है। इसके लिए छात्रों को उसकी योग्यता में छात्रों की योग्यता किसके अनुसार होगी?
उसकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार होगी, उसकी उम्र के अनुसार होगी। तो छात्र क्या एक ही उम्र के बच्चे कक्षा में बैठे हैं, सामान्य और जो निशिष्ट विशिष्ट बच्चे होते हैं एक ही कक्षा में बैठे हैं, या फिर उसकी आयु में अंतर है, या फिर बौद्धिक क्षमता में अंतर है, उसके आईक्यू लेवल में अंतर है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि वह बच्चे एक ही कक्षा में बैठे अपनी योग्यता के अनुसार अपनी रुचि में बैठे हैं, जिसे पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है, पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते समय शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। ध्यान दीजिएगा, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। इसमें 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए 0 किसे कहा जाएगा? जिस बच्चे का जन्म हो चुका है। जो बच्चे बहुत छोटे 3 माह 4 माह के होते हैं, उसका 1 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए वो बच्चे 0 वर्ष कहे जाएंगे, 0 कहलाएंगे। से 6 वर्ष के बालकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में सम्मिलित किया जाता है। इसको देखा जाता है कि जन्म के बाद उन बच्चों में किसी प्रकार की शारीरिक दुर्बलताएं, अक्षमताएं तो नहीं है। वो बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमज़ोर तो नहीं है, या क्या वे बच्चे निःशक्त हैं? क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए समय पर यदि उपचार सही रूप से इलाज नहीं किया जाए, उपचार नहीं किया जाए, तो वो सामान्य बच्चों के समान तभी वो ठीक हो जाएंगे। अन्यथा उन बच्चों को ठीक होने में समस्याएं होती हैं। इसीलिए उनका निरीक्षण किया जाता है, जो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं। इस प्रकार से अक्षमताएं पाई जाती है, उनकी व्यवस्था की जाती है। फिर आते हैं हम लोग कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो निःशक्त बच्चे होते हैं, जो अक्षम बच्चे होते हैं, उन बच्चों की ओर ध्यान दिया जाता है कि क्योंकि वो बच्चे के लिए निःशुल्क सर्वांगीण विकास हो सके। केवल पढ़ाई के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि शिक्षा के दृष्टिकोण में भी उन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, ताकि वो बच्चे शिक्षा के दृष्टिकोण में भी सर्वांगीण विकास कर सकें। उन बच्चों का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब बच्चे शिक्षा के दृष्टिकोण में सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। फिर आते हैं 14 से 21 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनका सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो सके, ताकि उन बच्चों का भविष्य अच्छी तरह से बन सके। तो उन बच्चों को भी विशेष रूप से देख रेख और निगरानी किया जाता है, ताकि उन बच्चों का भी भविष्य अच्छी तरह से हो सके, उन बच्चों को अच्छी तरह से भविष्य का लाभ मिल सके। यदि उन बच्चों को अच्छी तरह से भविष्य का लाभ मिलेगा तो बच्चों का भी सर्वांगीण विकास होगा। तो ये तो शिक्षा के उद्देश्य हो गए। शिक्षा के उद्देश्य को यदि मान लीजिए कि हम लोग और अच्छी तरीके से समझते हैं, तो सबसे पहले इस शिक्षा के उद्देश्य में 4 प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होकर गुजरती है। जो सबसे पहला हो जाता है उसमें मानकीकरण, नॉर्मलाइजेशन। मानकीकरण क्या है? मानकीकरण वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों या फिर युवकों जहाँ तक संभव हो सके कार्य सीखने के लिए उन बच्चों का सामाजिक वातावरण उन बच्चों के लिए पैदा करें। उनके लिए एक प्रकार का नॉर्मलाइजेशन कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि वो बच्चे अच्छी तरह से सीख सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से उन बच्चों का सीखने का जो प्रक्रिया है वह पूरी हो सके।
मीना दे। बंद हो गया, कितना हुआ देखो तो, कितना मिनट का हुआ।